वो न प्रधानमंत्री हमारे कुछ कर सकते हैं, न कोई और प्रधानमंत्री कुछ कर सकता है। अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो रशिया का प्रधानमंत्री कर सकता है, क्योंकि जंग उसने शुरू की है और वही जंग को खत्म करेगा। जहां तक हमारे, तो ये मैं आपके माध्यम से बता सकता हूं कि ये जो हमारी सरकार है वो कोई सर्विस नहीं कर रही है, बल्कि बहुत से बच्चों ने ये कहा कि ये पैसे बनाने का काम कर रही है। एयर इंडिया इससे पैसे बना रही है, 60-60 हजार रुपए एक स्टूडेंट को। जो बाकी लोग हैं वो तो प्रधानमंत्री को चाहिए ना कि वो उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से लेके आए। अभी न्यूज में आ रहा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो नहीं आते, कहेंगे कि हम यहीं मर जाना चाहते हैं, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हमारे पास पैसे नहीं, हम कैसे जाए। नेटो, अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप सब मिलकर यूक्रेन के पीछे अगर आ जाएंगे तो तीसरा वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है। और कोई नहीं, ताइवान होने वाला है, चाइना वहां घुसने वाला है, और जो यूक्रेन, रशिया ने यूक्रेन को किया है वही चाइना ताइवान को करने वाला है। करे या गल्फ खाड़ी में सद्दाम हुसैन को उसने जाके हटा दिया था। अब वो जमाना खत्म हो गया। अब ये नया जमाना आ गया है जहां पे एक चीज तो वाजह है कि अमेरिका की ताकत जो है, जो पहले की थी, वो अब नहीं रही। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। अभी जिस तरह से रशिया और यूक्रेन में विवाद के बाद अब जंग छिड़ गई है, हालांकि आज ये बात सामने आई है कि दोनों कंट्रीज के लोग बैठ करके बात कर रहे हैं और वो बातचीत अभी चल रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस वजह से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। उसके साथ ही हम बात करेंगे इस पूरे मामले में भारत की क्या भूमिका है, उसके साथ ही जो वहां पर छात्र फंसे हुए हैं, या फिर इस पूरी जंग का खाड़ी देशों पर क्या असर पड़ने वाला है, और अमेरिका और जो उसके सहयोगी दल है नाटो है, उसने जिस तरह से यूक्रेन को उकसाया और अब जाकर के वो खामोश बैठ गया। इन्हीं सारी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान, सैयद अली मुज्तबा साहब, जो गुरु नानक कॉलेज है चेन्नई का, उसमें आप डिफेंस स्टडीज एक डिपार्टमेंट है, उसमें आप प्रोफेसर है, उसके साथ ही सीनियर पत्रकार भी हैं, अक्सर इनके मज़ामीन अखबारात में और मैगजीन्स में छपते रहते हैं। सैयद साहब, आपका स्वागत है न्यूज मैक्स में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि आखिर जंग की वजह क्या है, किस वजह से हमला किया गया। तो संक्षेप में मैं अपने दर्शकों को आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, जानना चाहते हैं दर्शक कि क्या है पूरा मामला। देखिए, ये जो यूक्रेन और रशिया का जो मामला चल रहा है, तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि यूक्रेन और रशिया जो है एक बूट के दो दाने हैं, और एक बॉर्डर जो है दोनों को सेपरेट करता है। रशिया जो है यूक्रेन के बिना अधूरा है, और यूक्रेन जो है रशिया के बिना अधूरा है। और रशिया जो है वो यूक्रेन को नहीं खो सकता है। रशिया के लिए यूक्रेन जो है वो रेड लाइन है, और कोई भी अपनी नजर रशिया और यूक्रेन के ऊपर अगर दिखाएगा तो रशिया को ये टॉलरेट नहीं हो सकता। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुछ दिनों से, कुछ समय से नेटो, वेस्टर्न यूरोप और अमेरिकन फोर्सेस चाह रहे थे कि वो यूक्रेन में जाकर के यूक्रेन की सत्ता को अपने पक्ष में कर ले। ये चीजें रशिया के आंख के सामने या नाक के सामने चल रही थी। रशिया ने कई बार वेस्टर्न यूरोप को, अमेरिका को, और भी जो देश हैं इनके साथ उनको चेतावनी दी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यह हमारे मतलब हमारे कंट्री के सिक्योरिटी का सवाल है। वो लोग नहीं माने। वहां पे यूक्रेन में जो है वो सत्ता बदल गई, और अब जो है प्रो अमेरिकन, प्रो वेस्टर्न यूरोप, प्रो नेटो की सरकार आ गई। जब रशिया को ये लगने लगा कि ये हमारे अगेंस्ट में ये जाने वाला है, तो रशिया ने हस्तक्षेप किया और अपने टैंक को यूक्रेन के बॉर्डर के अंदर उतार दिया। अब नेटो भी हट गया है, रशिया भी, अमेरिका भी हट गया, वेस्टर्न यूरोप भी हट गया है। अब यूक्रेन अकेला बेबस पड़ गया है। इतनी बड़ी फौज रशिया जो है पूरे यूक्रेन में उसने उसको उतार दिया है, और बल्कि अब पूरे यूक्रेन पर कब्जा भी कर लिया है, और अब यूक्रेन कुछ कर भी नहीं सकता।
ये सैयद साहब, इस पूरे मामले में जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन में पूरी चीजें बताई, जिस दिन ये पूरी जंग छिड़ी उसके अगले दिन भारतीय मीडिया के जरिए ये बात कही गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास फोन आया पुतिन जी का और 25 मिनट तक उनसे बात की और प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भारतीय छात्रों को वहां से निकालना है। और उसके बाद आज सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की चीजें वायरल कर रही हैं कि प्रधानमंत्री से पुतिन ने यह कहा कि सिर्फ भारत का झंडा अगर गाड़ियों में जिन पर लगा होगा हम उसको आने की इजाजत देंगे। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कल 200 कुछ छात्र वापस लाए गए सरकार के जरिए और उसका जिस तरह से ढिंढोरा पीटा गया, बाकायदा 2 मंत्री उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे और बार बार ये बात कही गई कि प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव के बाद इनको लाया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहा है कि 18,000 छात्रों में से एक महीने में सिर्फ आप 200-400 छात्रों को निकालना है। देखिए, ये छात्रों का जो मामला है और जंग का जो मामला है, ये दोनों अलग अलग है। जंग जो हो रहा है वो यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रहा है। भारत इसमें एक तरह से समझ लीजिए कि फंस के रह गया है। अगर वो अमेरिका का साथ देता है तो रशिया से मतलब अदावत लेता है, रशिया का साथ देता है तो अमेरिका से अदावत लेता है। तो जो मीडिया में अभी बात चल रही है कि प्रधानमंत्री ने रशिया के प्रधानमंत्री से बात की कि आप जंग बंद कर दीजिए, ये सब तो एक गप चल रही है। वो न प्रधानमंत्री हमारे कुछ कर सकते हैं, न कोई और प्रधानमंत्री कुछ कर सकता है। अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो रशिया का प्रधानमंत्री कर सकता है, क्योंकि जंग उसने शुरू की है और वही जंग को खत्म करेगा। जहां तक हमारे मतलब छात्रों का सवाल है जो वहां पे फंस गए हैं इस जंग में, तो इस जंग में फंसने के लिए फंस गए तो वो जंग जो है वो उनकी वजह से शुरू नहीं हुआ। तो अब इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री वो कर सकते हैं, वो यही कर सकते हैं कि जो हमारे छात्र वहां फंस गए हैं उनको वो मतलब आसानी से और बिना किसी परेशानी के ले आ रहे हैं। यहां पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एयर इंडिया की जो फ्लाइट है, ऑपरेशन गंगा जो इन्होंने किया है, इसमें एक बच्चे से वो 60,000 रुपया ले रहे हैं। 60,000 रुपया हमारी कंट्री जो है या एयर इंडिया जिसको है वो ले रही है बच्चे से। अब जो बच्चे वहां गए हैं वो एक तरफ का टिकट जो यहाँ से होता है वो एक ही तरफ तो लेके आएंगे, वो 20,000 या 25,000 से ज्यादा नहीं हो रहा है। वो हर एक बच्चे से, जैसे इन्होंने पहले वो जिस वक्त कोरोना 1 में जो है इन्होंने मतलब उससे श्रमिकों से जो है पैसे लिए थे कि आपको मैं घर पहुंचाऊंगा, और उनसे बस के यात्रा के लिए पैसे लिए थे, ट्रेन यात्रा के पैसे लिए थे। अब उसी तरह से ये बच्चों से जो है इनके पेरेंट्स से यहाँ हिंदुस्तान में पैसे ले रहे हैं। बच्चों के पास तो वहां पैसे है ही नहीं। तो ये मैं आपके माध्यम से बता सकता हूं कि ये जो हमारी सरकार है वो कोई सर्विस नहीं कर रही है, बल्कि बहुत से बच्चों ने ये कहा कि ये पैसे बनाने का काम कर रही है। एयर इंडिया इससे पैसे बना रही है, 60,000 रुपए एक स्टूडेंट को दे रही है। इसमें एक और बात मैं आपको वादे कर दूं, यहाँ तमिलनाडु में, चेन्नई से मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो तमिलनाडु के बच्चे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे तमिलनाडु के अंदर, उनको कोई पैसे नहीं देने होंगे। जो एयर इंडिया के पैसे हैं वो मैं दूंगा अपने स्टेट कोस्ट से, जो यहाँ के गवर्नमेंट का कोस्ट जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी, बच्चे कोई नहीं है। अब जितने भी बच्चे हों 18,000 में, मतलब 100 बच्चे हों या 50 बच्चे हों, जो भी बच्चे हों, वो जो है वो तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएंगे। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो तो प्रधानमंत्री को चाहिए ना कि वो उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से लेके आए। अभी न्यूज में आ रहा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो नहीं आते, कहेंगे कि हम यहीं मर जाना चाहते हैं, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हमारे पास पैसे नहीं, हम कैसे जाएं। और फिर उन्हें जो है वो दूसरी कंट्री में जाना होगा एयर इंडिया की फ्लाइट को लेने के लिए। जो बगल के कंट्रीज हैं वहां उन्हें पोलैंड जाना होगा और जो उनके दूसरी कंट्रीज है। तो इन्होंने जो है हमारी प्रधानमंत्री ने, मीडिया तो कह रही है कि हमारे प्रधानमंत्री या हमारी जो है वो उनको लेके आ रही है, लेकिन हकीकत ये है कि उनको लेके नहीं आ रही है, बल्कि उनसे पैसे जीत रही है। ये परेशानी। मुस्तफा साहब, जिस तरह से इस पूरे मामले में शुरू में ये देखने में आया कि नाटो जो फौज है, अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो पूरी तरह से उकसा रहे थे यूक्रेन को, लेकिन जब जंग छिड़ गई तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि सबने अपने हाथ खींच लिया। तो क्या वजह है? देखिए, यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये कि वो थोड़ा सा मैं एक लाइन में जरा लंबा कर दूंगा, इसलिए कि
1990 के बाद जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेट हो गई थी और रशिया सामने आई थी, तो आज से ये 30 साल पहले का मामला था। उसके बाद से अमेरिका का फ्री रन था पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में। वो सद्दाम हुसैन को कुवैत से उसने निकाला, सद्दाम हुसैन को उसने इराक से निकाल दिया, उसके बाद लीबिया से गद्दाफी को निकाल दिया, उसके बाद अफगानिस्तान में 20 साल आके जम गए। किसी ने कुछ नहीं किया। वो सही किया कि गलत किया, वो अमेरिका ने किया। अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि रशिया ने अपनी मसल दिखाई है, अपनी ताकत दिखाई है कि आना है तो आ जाइए आप, और जो होना है वो यही होगा। और ये भी मालूम है कि अगर नेटो, अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप सब मिलकर यूक्रेन के पीछे अगर आ जाएंगे तो तीसरा वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है। और कोई नहीं चाहता कि तीसरा वर्ल्ड वॉर हम यूक्रेन के लिए लड़े। क्या मिलेगा यूक्रेन को मतलब लिबरेट करने के लिए? कुवैत को लिबरेट करने के लिए तो ऑयल मिल जाएगा, लेकिन यूक्रेन को लिबरेट करने में क्या मिलेगा? तो कोई नहीं चाहता है वेस्टर्न यूरोप, नेटो या अमेरिका कि वो उसके अंदर आए। लेकिन इससे बहुत सारी संकेत मिलती है। संकेत ये मिलता है कि अब जो है दूसरा ट्रम्प स्पॉट ताइवान होने वाला है, चाइना वहां घुसने वाला है, और जो रशिया ने यूक्रेन को किया है वही चाइना ताइवान को करने वाला है। करेगा कि नहीं करेगा ये तो भविष्य ही बताएगा। इसका इम्पैक्ट खाड़ी के देशों पे भी पड़ने वाला है। अब जो अमेरिका फ्री रन है सऊदी अरेबिया और यूएई में, जो जिस तरह से वो उनके रिजीम को वो उनको मतलब इधर उधर नचा रहे हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा। इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड कर दूं कि अभी कुछ दिन पहले, बहुत जमाना गुजरा नहीं है, मुश्किल से 6 महीने, जबकि इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर डिक्लेयर हो गया था। इजराइल ने अननेसेसरली बमबारी की थी और बहुत हार्म पहुंचाया था, बहुत नुकसान पहुंचाया था फिलिस्तीन को। पूरी दुनिया देख रहा था वो कि ये कब बंद होगा, कब बंद होगा, अमेरिका कब कहेगा इसराइल को बंद करने के लिए। अमेरिका ने कुछ नहीं किया, अमेरिका ने कुछ नहीं बताया इसराइल को कि आप बंद करो। यमन से रशिया ने वार्निंग दी इसराइल को कि अभी आप वॉर बंद कर दें, नहीं तो मैं स्ट्राइक करने वाला हूं इसराइल के ऊपर। 1 मिनट में जो है वो वॉर बंद हो गया। अमेरिका ने कुछ नहीं किया और इसराइल को सुनना पड़ा। तो अब इसराइल, दूसरा जो इसका फॉल आउट है यूक्रेन का, कि अब इसराइल जो अपनी गुंडागिर्दी दिखा रहा है फलस्तीन पर, अब वो इस तरह से नहीं दिखाई पड़ेगा, वो इससे सहम जाएगा। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका की दादागिरी खत्म हो चुकी है, और यही वजह है कि अमेरिका इस पूरे मामले पर इसी चीज में अपनी वो समझ रहा है कि हम इस पर खामोश रहें। और यही वजह है कि वहां पर जिस तरह से कहा जा रहा था शुरू में कि हम पूरा असलहा भेजेंगे, नाटो की फौज आएगी, वहां पर लड़ाई लड़ेगी, लेकिन उन सब चीजों से हाथ खींचते हुए सारे कंट्रीज अब नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही। अमेरिका का देखिए, अफगानिस्तान से निकलना और वहां से जिस तरह से वो हटे हैं, वहां से अफगानिस्तान से बहुत तेजी के साथ, ये पूरे दुनिया के अलग अलग खित्तों पर अलग अलग संकेत किया है कि अब अमेरिका दूसरे मुल्क में जाकर के वॉर, किसी दूसरे मुल्क का वॉर नहीं लड़ना चाहता। ये बात तो तय हो गई है। अब जहां भी परेशानियां हैं, जहां भी प्रॉब्लम है, वो ये समझते हैं कि अमेरिका अपनी फौज लेके गिरा देगा यहाँ पे वियतनाम में, जैसे उसने किया था पहले, या गल्फ खाड़ी में सद्दाम हुसैन को उसने जाके हटा दिया था। अब वो जमाना खत्म हो गया। अब ये नया जमाना आ गया है जहां पे एक चीज तो वाजह है कि अमेरिका की ताकत जो है, जो पहले की थी, वो अब नहीं रही। अब अमेरिका करना चाहूंगा, खासतौर से हमारे जो दर्शक हैं वो मुस्लिम्स हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे जो एपिसोड ये हुआ है, इसमें आप गल्फ को किस तरह से देखते हैं, मुस्लिम ममालिक जो है, अरब ममालिक, उनको आप किस तरह से देखते हैं, और इस पूरे उसमें अरब ममालिकों का क्या रोल है, किस खेमे में कौन सा मुल्क जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक गल्फ का ताल्लुक है तो ईरान है वो अमेरिका के कैंप से बहुत जमाने से बाहर है। बाकी जो ममालिक हैं वो अमेरिका के कैंप में है, उसके प्रेशर में है, और उसकी मतलब सुनते हैं, जो वो कहेगा वो कहते हैं, इसलिए कि वो उन्होंने प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अब चाइना के साथ मिलके रशिया जो है वो हर अरब ममालिक के अंदर अंदर अपनी साख बना रहा है, और ये बना रहा है कि अमेरिका अपनी जगह वहां से छोड़े और मैं उसकी जगह अटकूं जाके। तो ये एक नया
मतलब खेल शुरू हो रहा है खाड़ी के देशों में। और ये लोग, अमेरिका का ये रहेगा कि हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा जो पकड़ है सऊदी अरेबिया पर वो बना रहेगा, यूएई पे जो है वो बना हुआ है। तो इसको ये लोग जो है रशिया और चाइना दोनों मिलके अमेरिका के पकड़ को हटाना चाह रहे हैं, और अमेरिका को क्योंकि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट है उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये एक देखने वाली चीज होगी आगे मुस्तकबिल में कि वहां पे किस तरह से सियासत और किस तरह से पॉलिटिक्स मतलब वहां पर छिड़ती है। अभी कुछ हम बोल नहीं सकते। जी बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। अभी जो खबरें आ रही हैं कि एक मीटिंग चल रही है यूक्रेन और रशिया के अधिकारियों के बीच, और इस मामले का कुछ हल निकालने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं यूक्रेन जो है वो काफी हद तक झुका है। जो पहले अकड़ा हुआ था, उसे लग रहा था कि लोग मेरी मदद को आएंगे, लेकिन अब वो अकेला पड़ गया है। तो क्या उम्मीद करते हैं कि इस मीटिंग का कोई हल निकलने वाला है? देखिए, वॉर जब शुरू हुआ तो वॉर तो खत्म होगा, और मुझे लग रहा है कि वॉर अब अपने इख्तिताम पर पहुंच गया है। जो रशिया का मिशन था, रशिया ने पूरे यूक्रेन को कैप्चर कर लिया है। सारे उसके जो कंट्री से जो जगह है उस सबको वो अपने अंडर में ले आया है। न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशन है चेरनोबिल, उसको वो अपने कंट्रोल में ले आया है। तो मेरा अपना ये जाती राय ये है कि ये नेगोशिएशन वगैरह से कोई खत्म नहीं होने वाला है। रशिया ने इतना इन्वेस्ट किया है इस वॉर के अंदर, और ऐसे वो वापस नहीं चला जाएगा कि चलिए साहब मैंने आपको एक थप्पड़ मार दिया और मैं वापस चला गया, अब आप अपना संभालिए मैं अपना संभाल लूंगा। रशिया ये करेगा कि इसको, यूक्रेन को एक ऑटोनोमस रीजन विद इन द रशियन टेरिटरी बना देगा, जैसे कि तिब्बत को चाइना ने बनाया हुआ ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। तो यूक्रेन जो है कि को वो पॉलिटिक्स करने की इजाजत होगी, सब कुछ करने की इजाजत होगी, लेकिन उसकी सिक्योरिटी जो है वो रशिया देखेगा। वो सिक्योरिटी जो उसकी बॉर्डर्स हैं, उसकी जो फोर्सेस हैं, वो रशियन फोर्सेस देखेंगे, और अंदर वो जो उनके लोग हैं वो अपना पॉलिटिक्स करें, डेवलपमेंट करें, जो भी कुछ तामझाम है वो अपना करते रहे, लेकिन कंट्रोल जो है वो रशिया की रहेगी। इस वॉर से रशिया को यही गेन है। रशिया ऐसे नहीं जल चला जाएगा इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद और इतनी लड़ाई करने के बाद। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो संधि हो रही है वो इसी बात पर संधि होगी, और जो अभी उनका जो प्रेसिडेंट है जो यूक्रेन का, उसको तो वो छोड़ेंगे नहीं, उसको कहेंगे कि आप घर चले जाओ, उसकी जान बख्श जाए तो बड़ी बात है। और इसी तरह से ये वॉर खत्म हो जाएगा विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर या 48 घंटे के अंदर ये वॉर खत्म हो जाएगा। एक आखिरी सवाल और करना चाहूंगा जी से रिलेटेड। जिस तरह से अभी पहले बात हुई कि 90s में सोवियत यूनियन जो एक बड़ा कंट्री हुआ करता था, उससे बहुत सारे ममालिक अलग हुए थे। तो एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या अब उन कंट्रीज की भी बारी? देखिए, ये जो इन्होंने रशिया ने किया है वो यही करने के लिए किया है कि अगर कोई और ममालिक उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो वो ये समझ ले कि उनका भी वही हशर होने वाला है जो कि अभी यूक्रेन का हुआ है। तो इससे पहले कि वो रशिया के साथ बगावत करें या रशिया से निकल करके इंडिपेंडेंस अपनी मतलब ऐलान करें कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूं, ये वार्निंग है उस कंट्री को, क्योंकि बहुत सारे 24 कंट्रीज थे उसमें जो सोवियत यूनियन में थे। तो रशिया जो है तो 24 कंट्री को होल्ड नहीं कर रहा है, लेकिन उनके साथ एक संधि बनाया हुआ है कि आप हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहिए और दूसरे खेमे में जो कि अमेरिका का खेमा वहां नहीं जाइए। तो ये वार्निंग है उन लोगों के लिए कि अगर आप करेंगे इस तरह की चीजें तो आपका भी हशर यही होगा। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है, शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए, एक तरह से ये बात कही जा सकती है कि यूक्रेन पर हमला करके उसने एक और मैसेज देने की कोशिश की है उन कंट्रीज को जो 90s में उससे अलग हुए थे, कि अगर आपने भी आंखें दिखाने की कोशिश की, नेटो के खेमे में जाने की कोशिश की, अमेरिका के साथ हिमायत करने की कोशिश की, तो आपको भी इसी तरह से जवाब दिया जाएगा। और शायद यूक्रेन को इस जवाब के बाद कोई भी कंट्री अब आसपास के जो कंट्रीज हैं वो सर उठाने की कोशिश नहीं करें। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ फॉलो